गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग अगले भाग में पहुंचे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आगे देखेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो क्रियाशील तत्व है वो दूसरे यौगिक के विलयन से तत्वों को डिस्प्लेस करता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है क्या कि दोनों जो यौगिक है उसके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें हम लोग अभी बात करेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको रिएक्शन से ही पता चल जाएगा। जैसे हम लोग बात करें, यदि AB प्लस CD रिएक्शन होगा तो इसका ये हो गया आपका मेटल और ये नॉन मेटल, या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिसको हम लोग कहते हैं मूलक या आयन। तो ये जो है ये A इसके साथ और B इसके साथ, मतलब कि यहां पर AC प्लस, यहां AC नहीं, ये दोनों तो मेटल ही है। ये बात करें तो ये अभी एक मिनट, ये मेटल को ही हम लोग एक्सचेंज कर दिए। जैसे हम बात करें तो AB प्लस CD, ये A इसके साथ और ये C B के साथ, मतलब कि अगर हम बात करें AD प्लस BC, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। बात करें तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन की अगर हम बात करें, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बात करें तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिल जाएगा BaSO4, और सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बनाएगा ये। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेरियम सल्फेट जो है ये अवक्षेप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। देखो, बेरियम सल्फर के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के आयन को एक्सचेंज कर दिया। बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। ये जो है सफेद अवक्षेप बनाता है, सफेद अवक्षेप। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये यहाँ पर जो है अवक्षेप बना दिया बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो है ये जब रिएक्शन करेगा ना तो यहाँ पर अवक्षेप बनाएगा BaSO4 का सफेद अवक्षेप। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 3 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक तो अवक्षेपन अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, दूसरा होता है जिसमें साल्ट का निर्माण होता है, तीसरा होता है गैस फॉर्मेशन, गैस भी रिलीज होता है। यहाँ पर गैस रिलीज नहीं हो रहा है, ये एक अवक्षेप और एक लवण बना रहा है। तो याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये पूछा जाता है 2 नंबर में, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर अवक्षेपन अभिक्रिया की बात करें, हमने कहा ही कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका 3 रिएक्शन होगा। डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको 3 रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक आपका होगा अवक्षेप का निर्माण होना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रीसिपिटेशन। और दूसरा होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा होता है गैस फॉर्मेशन। ये अवक्षेप बनाता है और ये उदासीनीकरण, और ये है गैस निर्माण। तो तीनों हम देखेंगे अभी। ये अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको कहते हैं प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जल में अविलेय होता है और ये ठोस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। देखो, ये है जल में अविलेय, और कलर भी चेंज हो गया। ये लेड आयोडाइड है, इसका पीला अवक्षेप बना है, येलो प्रिसिपिटेशन। रिएक्शन की बात करें, अगर रिएक्शन की बात करें तभी देखो उसमें रिएक्शन हो रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। यदि इसका रिएक्शन कराया जाए तो ये आपको मिलेगा इसमें PbI2 का पीला अवक्षेप मिलेगा, साथ में KNO3 मिलेगा, KNO3। ये पोटेशियम नाइट्रेट है और ये पीला अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप है? पीला। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो, PbI के साथ और K पोटेशियम है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 नाइट्रेट है तो यहाँ 2 लगाना होगा, 2 यहाँ 2 लगाना होगा। तो याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। आप देख लो, पोटेशियम, ये लेड नाइट्रेट को बात करें, यहाँ पर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडेट के साथ मिलाया तो ये KNO3 बनाया, और साथ में ये जो येलो कलर का है ये आप देख रहे हो, ये लेड आयोडाइड है। ये अवक्षेप का निर्माण हुआ है। उदासीनीकरण अभी हमने बात किया। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि HCl प्लस NaOH, ये है अम्ल एसिड, और ये है भस्म। जैसे रिएक्शन करेगा तो एक्सचेंज तो होगा ही। जैसे ये Cl और OH आयन है, OH इसके साथ NaCl, तो NaCl और साथ में दोनों मिलकर के जल बनाएगा। ये है लवण और ये है जल। आगे भी इसको पढ़ना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और भस्म परस्पर मिलकर के लवण एवं जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें इतना ही जरूरत है। आप देख लो, HCl जो है, ये जो है, और ये H2NaCl, ये लवण बनाया है। गैस निर्माण अभिक्रिया, इसमें आप देख लो, ये गैस फॉर्मेशन रिएक्शन है, वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रतिफल गैस होते हैं, उसे गैस निर्माण अभिक्रिया कहते हैं। अभी बात करें तो NaSCO3 और HCl मिलकर के NaCl और जल और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है, तो ये गैस निर्माण अभिक्रिया है। बात करें तो NaSCO3 प्लस HCl, ये बनाएगा NaCl प्लस में जल बना देगा और साथ में CO2 गैस।
ये भी आयन ही है और ये भी यहाँ आयन है, आयन या मूलक, ये भी एक्सचेंज हुआ है, लवण का निर्माण किया है, साथ में एक गैस के रूप में रिलीज हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया गैस निर्माण अभिक्रिया। याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तीनों रिएक्शन आते हैं, ज्यादातर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पूछा जाता है और अवक्षेपण अभिक्रिया पूछा जाता है। आज हम लोग फिर आगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा हमको इसमें ये समझना है, रेडॉक्स रिएक्शन से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है। रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ होती है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और सही है, दोनों एक साथ होती है। इसमें इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। हम लोग देख लेते हैं रेडॉक्स जो है REDOX, इसमें दो शब्द है RED और इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन और इसका मतलब होता है रिडक्शन। अगर हम किताब की बात करें, BTC बात करें या NCERT की, उसमें लिखा जाता है उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन, इसको अपचयन कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है, ध्यान में। तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का संयोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन रिमूव करेगा या दोनों होगा, बोथ, दोनों हो सकता है। और अवकरण में होता है ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का संयोग या दोनों, बोथ। ऑक्सीकरण अवकरण में छोटा सा परिभाषा है कि ऑक्सीकरण यदि संयोग कर रहा है, मान लीजिए C+O2, CO2, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? तो कार्बन का हो रहा है। अगर हम बात करें इसी को उल्टा कर दें CO2 में, तो C+O2 मतलब CO2 से O2 हट रहा है। CO2 से, एक मिनट यहां पर, ये यहां पर बात करें तो C+O2, यहां पर CO2 से O हट गया है, कार्बन आया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब यहाँ वियोग होगा। ये ऑक्सी अवकरण का उदाहरण है। अगर इसमें और भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करें तो साथ साथ जो रिएक्शन होता है, जैसे हम बात करें CuO प्लस H2, ये क्या करेगा? Cu+H2O बनाएगा। इसमें दोनों रिएक्शन मिलेगा आपको। CuO से O हट करके कॉपर अलग हो गया और H2O में ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ ऑक्सीजन का हटना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि वियोग, मतलब अवकरण। यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है? तो CuO, H2O में O जुड़ गया मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऊपर वाला टर्म काम करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन। आप देख पा रहे हो कि एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रहा है, बट यहाँ भी दोनों हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। उच्चतर कक्षा में हम लोग इस कॉन्सेप्ट, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस तरह उस सिद्धांत पर यहाँ भी दोनों हो रहा है, बट ये ऑक्सीजन के आधार और हाइड्रोजन के आधार पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम दूसरा रिएक्शन लिए। अब यहाँ पर देखो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है रेडॉक्स? क्योंकि यहाँ दोनों हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। क्योंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहां से परिभाषा के अलावा यदि ऑक्सीकरण पूछ दिया, अवकरण पूछ दिया, लेकिन ऑक्सीकारक और अवकारक पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अवकारक मतलब ये, और ऑक्सीकारक मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अवकारक मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें अगर हम, रिड्यूसिंग एजेंट तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं।
और जिस पदार्थ का अपकरण होता है, तो ऑक्सीकार इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सीधी सी बात है कि अवकरण ऑक्सीकरण यदि समझ में आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि कहां पर ऑक्सीकारक होगा, कहां पर अवकारक। जैसे हम लोग बात करें H2 + O2, तो ये हो गया ये आपका क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका H2O, यहाँ 2 लगा दीजिए फिर बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां पर जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, मतलब यहां ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? हाइड्रोजन का। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक कहेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, इसे हम लोग अवकारक कहेंगे। और ऑक्सीजन यहां पर आ गया, मतलब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहां पर अवकरण हुआ है। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। इसका मतलब ये जो हमारा O2 है, इसका क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकारक हो गया। ये ऑक्सीकारक, इसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक होगा, इसको जेड कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अवकारक और ऑक्सीकारक समझ में। जैसे अभी एक एग्जांपल Cu+H2O, यहां पर भी बात करें तो यहां से यहां तक ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना अवकरण होगा, तो ये आपका ऑक्सीकारक का काम करेगा। अवकरण जहां भी होगा वो ऑक्सीकारक होगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ये अवकारक है। ये क्या है? अवकारक। दो ही डिफिनेशन यहाँ पर है, क्लियर हो गया। अपचयन का प्रभाव में देखा जाए तो एक संक्षारण है जो दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में, आर्द्रता मतलब नमी हो गया, तब ये संक्षारित होती है और यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यहाँ देखो ये जंग का सूत्र है, ये जंग का सूत्र है, आप याद कर सकते हैं, ये जंग का सूत्र है, जंग है। Fe2O3 और X मतलब जल की मात्रा अणु में होंगे। तो ये इस सरफेस को क्या किया है? सरफेस जो है यहाँ पर उसको क्षतिग्रस्त किया और एक नया सरफेस का निर्माण किया है। और यहाँ पर देख रहे लोहे की जो बनी वस्तु है उस पर एक रंग दिख रहा है आपको, तो ये जंग है, इसी को जंग कहा जाता है। ये एक ऑक्साइड का परत है और संक्षारण रोकने का उपाय है पेंट करके। यदि उस पर हम लोग रंगाई कर दें तो संक्षारण रुक सकती है। जस्तीकरण मतलब जस्ता का उस पर से लेप चढ़ा दें। और दूसरा एनोडीकरण, कोई भी धातु है उसको एनोडीकरण मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करके उस पर हम लोग लेपित कर दे ग्रीस लगाकर। और संग सुरक्षा मतलब कोई मेटल है तो उस मेटल का ही उस पर कवच लगा दीजिए। जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर लोहा का एक जो है ऊपर से कवर लगा दे। एनोडीकरण ये एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम जो है आपको वो एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिससे एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाती है। ये प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ये संक्षारण है। लोहे पर जंग लगना, ये चांदी और सोना ये सब जो है मलिन पड़ता है, ये सब संक्षारण का उदाहरण। ये पूछता है कभी कभी। विकृत गंधिता रेंसिडिटी, ये भी पूछता है। रेंसिडिटी आप दैनिक जीवन में देखते होंगे। मान लीजिए ये यहाँ दिख रहा है, ये देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन इसको मिला है इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ पर देखिए क्षतिग्रस्त हो गया। ये सेल अटैक बाय फ्री रेडिकल्स, इस पर जैसे सेल है इस पर अटैक किया है तो इसको देखिए सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब विकृत हो गया। ये विकृत हो गया मतलब इसका कलर क्या हुआ, ये इसका आकार क्या हुआ, विकृत हो गया। इसे कहते हैं स्ट्रेस। विकृत हो गया मतलब क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये आप देख रहे हो विकृत गंधिता वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुली वायु में रखा जाता है तो वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं।
रोकने के उपाय है प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, ये मिला दो, भोजन परिरक्षित रहेगा। कोई भी तैलीय पदार्थ है जैसे इसे हम लोग सिट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये सब मिला दो, ये क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। रेफ्रिजरेटर में रख दो, वायु के संपर्क में नहीं आएगा, ठंडा रहेगा। फिर वो ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं आने के कारण वो जो है विकृत गंधिता, उसमें विकृत गंध नहीं आएगा, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत नहीं होगा। वायु रोधी में इसमें भी वही है कि वायु रोधी बर्तनों में रखकर जहां वायु संपर्क नहीं हो वहां पर यदि रख दें तो वो पदार्थ जो है विकृत गंधिता का शिकार नहीं होगा। दहन है, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट है इसलिए इसको ज्यादा नहीं लिए। दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश एवं उष्मा उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश एवं उष्मा उत्सर्जित करते हैं, यह प्रक्रिया है। दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश में उष्मा उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग दहन कहते हैं। दहन में क्या होता है कि कुछ दहनशील पदार्थ होते हैं जो जलने योग्य है, कुछ अदहनशील होते हैं जो जलता ही नहीं। ईंट पत्थर ये सब नहीं जलता, कागज है, लकड़ी है, ये सब जलता है, तो दहनशील का उदाहरण है। और दहन के पोषक भी होते हैं कुछ, दहन के पोषक तत्व में आपका हो गया ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, जलने में मदद करता है। और अपोषक जो होते हैं नॉन सपोर्टेड होगा, और ये आपका क्या है कि ये आपको CO2, ये तो करता ही नहीं, ये तो आएगा तो उसको बंद ही कर देगा। तो दहन के जो आवश्यक शर्त हैं वो थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। आवश्यक शर्त में पहला हो जाएगा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। क्या दहनशील पदार्थ की उपस्थिति कर दीजिए सीधा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। और एक होता है आपका ज्वलन ताप। दहनशील पदार्थ और पोषक पदार्थ, मतलब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, और दूसरा हो जाएगा वही होगा दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति। पोषक तत्व की उपस्थिति कह दो या फिर कह दो ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन होगा, या इसको हम लोग कह देंगे ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति, जब तक ज्वलन ताप नहीं मिलेगा किसी पदार्थ में आग नहीं लगेगा, वो न्यूनतम ताप है जिस पर वो जल उठता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर देंगे वो जलना शुरू करेगा, मतलब उतना टेम्परेचर को उन्होंने अवशोषित कर लिया, फिर जाकर वो जलना प्रारंभ करता है। तो ये 2-3 चीज है, इसको ज्यादा समझना नहीं है। ज्वाला है, गैसीय आवरण है जहां कोई पदार्थ जलता है। अब ये गैसीय आवरण आपको दिख रहा है, इसमें 2-3 चीज याद रखने वाला चीज है। ये पूर्ण दहन होता है, उसका क्षेत्र नीला होता है, नीला प्रकाश, और ये पीला प्रकाश में आंशिक दहन होता है। और काला जो होता है, ये काला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर मतलब कि बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, मतलब यहाँ दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। सबसे गर्म है बाहरी भाग, उसके बाद आंतरिक भाग में कम गर्म, और सबसे कम गर्म होता है नीचे। मतलब 3 क्षेत्र हैं, ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, याद रखना है। ज्वाला के 3 क्षेत्र, पहला बाहरी भाग और आंतरिक भाग और मध्य भाग एक होगा, मध्य भाग, ये मध्य भाग। ये कलर याद रखिएगा, नीला सबसे बाहरी भाग, पीला मध्य भाग और काला अंतिम। ज्वाला ये गैसीय आवरण है जहां कोई पदार्थ जलता है।
एक एलपीजी, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आप देख रहे हैं घरों में यूज हो रहा है सबका। तो घरों में जब वो यूज होता है उसमें एलपीजी को संपीड़ित करके भरा जाता है। पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन से ही इसे प्राप्त किया जाता है। और एलपीजी का जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं एथेन और प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हिंदी में भी लिख देते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका सूत्र हो जाएगा C2H6 C3H C4H10। उसमें मान इसका अधिक होता है, इसके कारण जो है रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है, खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और सिलेंडरों में भरा जाता है संपीड़ित करके। और इसमें एक चीज और भर दिया जाता है, एथिल मार्केप्टन, ताकि कहीं रिसाव होने पर जो है इथाइल मार्केप्टन जो है सी होगा यहाँ पर, एथिल मार्केप्टन, ये होता है C2H5SH। ये सल्फर के यौगिक हैं। जैसे ही रिसाव होता है तो सल्फर का सुगंध भी आने लगता है। एथिल मार्केप्टन के गंध के कारण हमें पता चलता है कि जो कहीं ना एलपीजी गैस रिसाव हो रहा है, जिससे आग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसको भर दिया जाता है पता करने के लिए, जो कहीं लीकेज हो तो पता चल जाएगा, नहीं तो मेनली ईंधन में यही काम करता है। और मुख्य घटक ब्यूटेन, कभी कभी इसका घटकों को नाम भी पूछ देता है, तो आप याद रखना इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, मुख्य घटक ब्यूटेन ही होता है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग आज कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा और इसको एक बार रिवीजन करके देख भी सकते हैं। और यदि कोई समस्या लग रहा है, तो कोई और पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। और आप लोग कमेंट करिए कि अब कौन सा चैप्टर को शुरू किया जाए, उससे तो अगला चैप्टर ही शुरू होगा। धन्यवाद।